नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं HSBC म्यूचुअल फंड का एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड में क्या है खास, इस एनएफओ की में क्या खास है, किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, पूरी अपने इसमें बात करेंगे। क्या ये एक फंड लेने से ही मल्टीपल फाइनेंशियल गोल अचीव किए जा सकते हैं? क्या असेट एलोकेशन की फिलोसफी को फॉलो किया जा सकता है? पूरी डिटेल से इस वीडियो में अपने बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले इनका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आज की तारीख में क्यों फ्लेवर ऑफ द सीजन है, क्यों इसके टॉप परफॉर्मिंग स्कीम और बॉटम परफॉर्मिंग स्कीम में इतना गैप है, उसको समझते हैं। आपको याद होगा कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जब पहले आते थे तो एक सिंपल वेनिला प्रोडक्ट होते थे जिसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड 3 असेट्स क्लास होती थी और कुछ ज़्यादा नहीं होता था। पहली बार टाटा म्यूचुअल फंड ने उसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दी और वो था कमोडिटी डेरिवेटिव्स। उसके बाद निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इक्विटी के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया और फॉरेन इक्विटी को ऐड कर दिया। उसके बाद व्हाइट ओक कैपिटल और एडलविज म्यूचुअल फंड ने उनका झुकाव फिक्स्ड इनकम की तरफ ज़्यादा रहा। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी रहे जो इक्विटी में मिनिमम 65% इक्विटी का एक्सपोजर रखा, टैक्सेशन को लोअर करने के लिए। विद इन इक्विटी के अंदर भी कुछ ऐसे फंड है जैसे डीएसपी है, तो उन्होंने क्या किया कि लार्ज कैप बायस्ड रहे, जबकि कुछ ऐसे फंड हैं जैसे कोंट है, मोतीलाल ओसवाल है, ये स्मॉल कैप बायस्ड ज़्यादा रहे। तो इसलिए टॉप परफॉर्मिंग स्कीम और बॉटम परफॉर्मिंग स्कीम में बड़ा जमीन आसमान का फर्क रहा। असेट एलोकेशन फंड लाने के पीछे सबसे बड़ी जो वजह होती है, रिस्क को मैनेज करना होता है, न कि रिटर्न को। क्योंकि कौन सी एसेट्स क्लास कब परफॉर्म करेगी ये प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो इसलिए ये इस तरीके के असेट एलोकेशन फंड इन दिनों फ्लेवर में आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग असेट्स क्लास परफॉर्म करती है। अब बात करते हैं अपने HSBC मल्टी कैप असेट एलोकेशन फंड की। तो जैसा कि आपको मालूम है, अगर मैं इसको क्रिकेट की भाषा में बात करूं तो क्रिकेट में एक प्लेयर 50 ओवर्स के मैच में और टेस्ट क्रिकेट मैच में सब में फिट बैठने वाला प्लेयर होना चाहिए। तो उसी तरीके से ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं वो डिफेंसिव, अग्रेसिव और डिपेंडेबल तीनों तरीके के हो सकते हैं। जो सिचुएशन है मार्केट की वो डायनेमिक है और एक तरीके का प्लेयर सब जगह नहीं चलता, इसलिए सब अलग अलग होना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं कि गोल प्लानिंग की, किसी भी गोल प्लानिंग की, जैसे चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है, रिटायरमेंट है, वर्ल्ड टूर है, वो क्या एक सिंगल असेट से अचीव किया जा सकता है? क्या इक्विटी से किया जा सकता है? क्या डेट से किया जा सकता है? क्या गोल्ड से किया जा सकता है? तो इसलिए मिक्सचर करना अलग अलग जरूरी है और वो डेटा में भी दिखता है। अगर अपने मिक्सचर करते हैं तो इक्विटी के अंदर अग्रेसिव ग्रोथ मिलती है, डेट के अंदर डिपेंडेबल इनकम मिलती है, गोल्ड सिल्वर के अंदर टाइमली डिफेंस होता है। तो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उससे मल्टी एलोकेशन का फायदा अपने को होता है। और मल्टी एसेट एलोकेशन में कौन सी एसेट्स क्लास कब परफॉर्म करेगी ये भी एक रैंडम है। लास्ट 15 साल के और किस कॉम्बिनेशन में परफॉर्म करेगी। लास्ट 15 साल के अगर इनके डेटा देखें तो आप देखेंगे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर, इन चारों की एवरेज रिटर्न अगर आप देखें 2008 से लेकर के 2023 तक, पिछले 15 साल में 2008 की बात करूं तो इक्विटी ने -50.8 रिटर्न दिया, डेट ने 10.9, गोल्ड ने 26.9, सिल्वर ने -7। अब आप देखिए 2008 में जब इक्विटी यानी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नुकसान में रहा तो गोल्ड ने काफ़ी हद तक उसको डिफेंस कर दिया, डेट ने 10.9% का, लेकिन एवरेज रिटर्न जो है वो 5% की रेंज में आ गया। वही चीज़ आप 2023 में देखेंगे तो चारों असेट्स क्लास ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, तो एवरेज रिटर्न पोर्टफोलियो का 12.9% रहा। जो ग्रीन जोन है वो हाईएस्ट बता रहा है, मिडल में येलो जोन और लोवेस्ट जो रिटर्न आए वो है। अब आप इस ग्राफ से देख पा रहे हैं, इस टेबल से आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा रैंडम है कि कौन सा असेट्स क्लास कब परफॉर्म किया। लेकिन मल्टी एसेट आने से क्या हुआ कि एक एवरेज आउट हो गया, लेकिन लैक ऑफ कंसिस्टेंसी फिर भी रहा। तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि ये मल्टी एसेट्स काफ़ी हद तक एक पोर्टफोलियो में रिस्क को मैनेज कर देता है।
अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि असेट एलोकेशन क्या चीज़ होती है और ये किस तरीके से पोर्टफोलियो को इफेक्ट करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जब इन जनरल बात करते हैं तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम अपना इस चीज़ में जाता है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चाहिए और बाजार क्या लग रहा है। जबकि आप इस स्लाइड में देखेंगे तो 94% जो रिटर्न आ रहा है वो केवल असेट एलोकेशन से ही आ रहा है। असेट एलोकेशन यानी इक्विटी में कितना रखा जाए, डेट में कितना रखा जाए, गोल्ड में कितना रखा जाए और सिल्वर में कितना रखा जाए, ये इसी बात से असेट एलोकेशन से ही रिटर्न आ रहा है। जबकि जिन चीज़ों पे अपने फोकस कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की स्कीम अच्छी देना, बाजार कैसा लग रहा है, उनका मात्र रोल जो है वो 6% रोल है ओवरऑल 100% में से। जबकि इन सब चीज़ों पे अपने को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में इसकी पोजीशनिंग कहाँ है, कि आपके पोर्टफोलियो में कैश भी है, फिक्स इनकम भी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड भी है, आप डायरेक्ट शेयर भी हो सकता है खरीदते हो, प्रॉपर्टी भी आपके पास है। तो ओवरऑल इस फंड की आपके पोर्टफोलियो में कहाँ रिस्क और रिवॉर्ड है। देखिए, रिस्क और रिवॉर्ड किसी भी पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जैसे जैसे राइट साइड में ऊपर की तरफ अपने बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह तरीके से रिस्क भी बढ़ता जा रहा है और रिटर्न भी बढ़ता जा रहा है। सबसे नीचे कैश में कोई तरीके की रिस्क नहीं है। फिर फिक्स इनकम यानी एफडी वगैरह, फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड, उससे ऊपर। इसका मतलब हुआ कि M2M का लॉस होता है, मार्क टू मार्केट का, इसलिए थोड़ा सा ऊपर है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड रेड जोन के अंदर जो आपको दिख रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब यहाँ सारे तरीके के, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, अगर आप इसी कैटेगरी को इस रिस्क रिवॉर्ड में देखेंगे तो एक नया ग्राफ और बन जाएगा इसी तरीके का कि स्मॉल कैप कहाँ है, मिड कैप कहाँ है, सेक्टर कहाँ है। लेकिन सारे की एक ही बास्केट रखें तो हाइब्रिड से ऊपर इक्विटी म्यूचुअल फंड आते हैं, उसके ऊपर रियल स्टेट आता है। प्रॉपर्टी में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें रिस्क इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रहती है, रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए। कमोडिटीज़ उससे ऊपर है, डायरेक्ट शेयर जो आप खरीदते हो उससे ऊपर है, और उसके बाद AIF एक ऐसी चीज़ है जो कि बचती है, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो के अंदर होती है। अब आपको ये पोजीशनिंग से ये मालूम पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कस्टमाइज है। अब मैं बात करता हूँ HSBC एसेट एलोकेशन फंड की, कि इसमें कहाँ पर कितना पैसा होगा। इक्विटी के अंदर 65 से 80% पैसा रहेगा, रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई है। डेट और मनी मार्केट के अंदर 10 to 25% पैसा रहेगा, लो टू मॉडरेट रिस्क है। गोल्ड सिल्वर दोनों मिलाकर के 10 to 25% रहेगा, रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट टू हाइट है। और रिट या इनवेट के अंदर 0 से 10% पैसा रह सकता है। चारों असेट्स क्लास को मिला करके मल्टी असेट एलोकेशन बनेगा। अगर मैं इसको पूरे को सम अप करूं तो ये 3 तरीके के असेट्स क्लास में मेजर तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा। इक्विटी, डेट और गोल्ड सिल्वर में से एक भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती है। अग्रेसिव इक्विटी मतलब अग्रेसिव, डिपेंडेबल और डिफेंसिव, तीनों असेट्स क्लास। अगर मैं इसकी पूरी को समरी कर दूं तो इक्विटी में 65 to 80%, फंड बिल्कुल फ्लेक्सिबल कैटेगरी का है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मान सकते हो आप इसको। टॉप डाउन, बॉटम अप अप्रोच, ब्लेंड ग्रोथ और वैल्यू दोनों इन्वेस्टमेंट स्टाइल होंगे। जनरल कंडीशन में डेट के अंदर एलोकेशन 10 to 25% होगा, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट में होगा। जो एलोकेशन है गोल्ड और सिल्वर का वो 10 to 25% ETF के थ्रू जाएंगे। इसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस फंड को डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेज में बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि रिस्क कम हो। अब मैं बात करता हूँ इस स्कीम के रिस्कोमीटर की। किसी भी इन्वेस्टर को यह जानना बहुत जरूरी है कि इस स्कीम में कितनी रिस्क है। तो रिस्कोमीटर के हिसाब से, क्योंकि इसमें 65% से ऊपर इक्विटी है, तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि यह स्कीम आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो आपके बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके समय के साथ मैंने जस्टिफिकेशन किया। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। नमस्कार।